तो स्वागत है आपका हमारे बीएफएम के मॉड्यूल बी के न्यूमेरिकल सेशन और फॉर्मूला सेशन में। दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 लेक्चर है। ये मॉड्यूल बी के पार्ट 2 लेक्चर हमने पार्ट 1 में बहुत सारी कंसेप्ट को डिस्कशन किया था, उसके रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए थे और ये इसमें हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए दोस्तों डिस्कशन को जारी शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि देखिए बैंक के कैपिटल को टीयर 1 और टीयर 2 में डिवाइड किया गया है। राइट, आपको पता ही है कि एक हमारा टीयर 1 होता है और एक हमारा टीयर 2 होता है। और टीयर 1 कैपिटल हमारा कोर कैपिटल होता है। टीयर 1 कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोर कैपिटल, सबसे स्ट्रांग वाला कैपिटल। और इसी टीयर 1 में से एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। ठीक है, तो एडिशनल टीयर 1 कैपिटल को शॉर्ट में आप कभी कभी देखेंगे तो 81 भी लिखा होगा। तो 81 बोलिए या एडिशनल टीयर 1 कैपिटल बोलिए, एक ही बात है। तो देखिए दोस्तों 81 में क्या क्या आता है ये आपको याद होना चाहिए। 81 में क्या क्या कंपोनेंट आता है, इस पे न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है। देखिए दोस्तों मैं आपको समझा दूं 81 में क्या क्या आता है। सबसे पहले 81 में जो आता है वो पीएनसीपीएस होता है, यानी परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। फिर आता है हमारा स्टॉक सरप्लस, यानी जो हमारा स्टॉक सरप्लस क्या होता है, जैसे शेयर प्रीमियम हो गया तो शेयर प्रीमियम से हमारा स्टॉक सरप्लस आता है। उसके बाद आता है हमारा पीडीआई। पीडीआई होता है परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद अदर आरबीआई नोटिफाइड इंस्ट्रूमेंट भी आता है। फिर सब्सिडी इशूड 81 इंस्ट्रूमेंट हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज। राइट, और क्या माइनस करना होता है, तो जो रेगुलेटरी एडजस्टमेंट है वो माइनस करना होता है। सिंपल भाषा में बोले तो 81 कैपिटल में वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो बैंक के लॉस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट का नाम देखेंगे ना, सब के सब बैंक के लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए बने हैं। राइट, और बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन उनपे फिक्स डिविडेंड या रिपेमेंट का प्रेशर नहीं होता। आप चाहे पीएनसीपीएस की बात कर लें, कोई फिक्स डिविडेंड का प्रेशर नहीं है इस पे। स्टॉक सरप्लस में कोई फिक्स डिविडेंड का प्रेशर नहीं है। बस इनका काम यह है कि लॉस को एब्जॉर्ब करना। परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में कोई डिविडेंड का प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमारा एडिशनल टीयर 1 कैपिटल में आता है। तो आपसे मान लीजिए पीएनसीपीएस का वैल्यू दे देगा, स्टॉक सरप्लस का वैल्यू दे देगा, पीडीआई दे देगा और भी 2-3 चीज लिख देगा, बताए पूछेगा 81 बता दो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ क्या क्या हमें जोड़ना है और क्या हमें घटाना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ 81 एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पीएनसीपीएस, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर। अब बताइए कौन सा कंपोनेंट होता है? तो सही जवाब है इसका पीएनसीपीएस। देखिए पीएनसीपीएस एक ऐसा शेयर होता है जिसमें डिविडेंड मिल सकता है लेकिन फिक्स नहीं होता और यह परमानेंट होता है। रिटर्न की गारंटी नहीं होती इसमें। राइट, इसी वजह से ये 81 में आता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई ये नहीं है कि हमको डिविडेंड पे करना ही करना है, कोई गारंटी नहीं है और रिटर्न भी कोई गारंटी नहीं होता है। अब जैसे कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, तो इसमें डिविडेंड आपका फिक्स होता है। मैंने आपको बताया ना, आपको यदि क्लैरिटी चाहिए कि 81 है या नहीं है, तो आप ये देख लीजिए कि वो क्या वो इंस्ट्रूमेंट से डिविडेंड फिक्स है, क्या डिविडेंड मिलना जरूरी है। तो आप जैसे देखिए कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें डिविडेंड फिक्स होता है, तो वो 81 में आएगा ही नहीं आएगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और कमर्शियल पेपर है, तो ये भी लोन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, उनका 81 से कोई लेना देना है नहीं। समझे? तो लॉजिक समझिए। लॉजिक मैंने क्या बताया, 81 पहचानने का सबसे सिंपल तरीका ये है, हर एक वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई डिविडेंड फिक्स ना हो। ठीक है, तो वो हमारा 81 कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हमारा है हाँ, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड व्हेन कैलकुलेटिंग 81 कैपिटल। यानी दोस्तों जब आप 81 कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? ऑप्शन ए का रहा है स्टॉक सरप्लस फ्रॉम शेयर प्रीमियम, ऑप्शन बी का रहा है पीडीआई, ऑप्शन सी का रहा है रेगुलेटरी एडजस्टमेंट और डिडक्शन, ऑप्शन डी का रहा है इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सब्सिडी। तो 81 कैपिटल कैलकुलेट करते हुए जितने भी एडिशन होते हैं, चाहे आपका पीएनसीपीएस हो चाहे आपका पीडीआई हो, ये सबको ऐड करते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आरबीआई बोलता है कि माइनस करो। क्या? जैसे कि आपका रेगुलेटरी डिडक्शन। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं इसका। जैसे मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट इन ऑन 81 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आरबीआई बोलता है कि अपने इन्वेस्टमेंट इन ऑन 81 इंस्ट्रूमेंट, अपने जो 81 इंस्ट्रूमेंट में तुम इन्वेस्ट किए हो उसको तुमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। राइट, जो हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट होता है, डीटीए जिसको बोलते हैं, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट को। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो सही है, यही हमारा सही जवाब है, यही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक बार क्विकली रिकॉल कर ले दोनों फैक्ट को जो भी हमने डिस्कस किया। मैंने क्या बताया, 81 में क्या क्या आता है? 81 में आपका पीएनसीपीएस आएगा, 81 में आपका स्टॉक सरप्लस आएगा, 81 में आपका पीडीआई आएगा। और कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होता है, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ये नहीं आता है। अच्छा, पीएनसीपीएस के अंदर केवल लॉस एब्जॉर्बिंग ही एसेट होते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि हर एक वो एसेट जो कि आपके लॉस को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लस कोई फिक्स डिविडेंड नहीं देता है, नो फिक्स डिविडेंड।
पीएनसीपीएस में आपको कोई फिक्स डिविडेंड कभी नहीं मिलेगा, राइट। और रेगुलेटरी एडजस्टमेंट को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो याद रहेगा ये चीजें। चलिए अब हम लोग टीयर टू कैपिटल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि टीयर टू कैपिटल का क्या क्या पार्ट होता है। तो दोस्तों जब भी कंसेप्ट समझिए, जब भी आरबीआई या बेसल नॉर्म के अकॉर्डिंग कैपिटल की बात होती है तो उसे टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। टीयर वन यानी कोर स्ट्रेंथ होता है, टीयर टू यानी सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है। तो टीयर टू के अंदर सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो होता है जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व अप टू 1.25% ऑफ क्रेडिट आरडब्ल्यूए, राइट, अंडर स्टैंडर्डाइज अप्रोच, या कह सकते हैं आईआरबी के अंदर 0.6%। तो देखिए बेसिकली क्रेडिट रिस्क के लिए भी दो तरीका होता है, एक होता है इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच और एक होता है स्टैंडर्डाइज अप्रोच। यदि आप स्टैंडर्डाइज अप्रोच यूज कर रहे हैं तो 1.25% लीजिए आरडब्ल्यूए का, और यदि आईआरबी यूज कर रहे हैं तो 0.6% लीजिए आरडब्ल्यूए का, ठीक है। ये होता है जनरल प्रोविजन। दूसरा होता है हमारा डेप्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें आपका पीसीपीएस, आरएनसीपीएस, आरसीपीएस आता है। फिर आता है स्टॉक सरप्लस फ्रॉम टीयर टू इंस्ट्रूमेंट, फिर आता है सब्सिडरी इशू टीयर टू इंस्ट्रूमेंट, फिर आता है हमारा 55% रिवैल्यूएशन रिजर्व, और उसके बाद आता है अदर आरबीआई नोटिफाइड इंस्ट्रूमेंट। और रेगुलेटरी एडजस्टमेंट को यहाँ भी हम लोग माइनस करते हैं, तो देखिए वहां भी माइनस किए थे, यहाँ भी माइनस किए थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसे पता है आपको, ये वाला चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 55% रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये पूछा जाता है कि जो हमारा डिस्काउंटेड रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो टीयर वन में आता है या टीयर टू में आता है, तो टीयर टू में आता है। कितना परसेंट डिस्काउंट करते हैं, तो 55% डिस्काउंट करते हैं, यानी 45% ही लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों टीयर टू कैपिटल वो कैपिटल होता है जो बैंक के बैकअप का काम करता है। तो याद रखिए सप्लीमेंट्री कैपिटल इसको बोलते हैं, बैकअप कैपिटल बोलते हैं। तो रिस्क एब्जॉर्ब करता है, वहां भी हमने पीएन 81 में भी देखा, वो भी क्या करता था, रिस्क को एब्जॉर्ब कर रहा था। ये भी क्या करता है, रिस्क को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन इतना टीयर वन जितना स्ट्रांग होता नहीं है ये, इट इज नॉट एज स्ट्रांग एज टीयर वन। जैसे अगर कोई बिल्डिंग में अर्थक्वेक सपोर्ट कॉलम होते हैं ना, राइट, किसी बिल्डिंग में अर्थक्वेक सपोर्ट कॉलम होते हैं तो वो टीयर टू जैसे ही होते हैं, कोर नहीं है पर जरूरी है, बैकअप है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व टू बी इंक्लूडेड इन टीयर टू कैपिटल अंडर द स्टैंडर्डाइज अप्रोच। बताइए दोस्तों मैक्सिमम लिमिट कितना है जनरल प्रोविजन और लॉस रिजर्व का जिसको हम टीयर टू कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि टीयर स्टैंडर्डाइज अप्रोच के लिए 1.25% है, और यदि यहीं पे पूछता आपसे कि आपका आईआरबी अप्रोच के लिए कितना है, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच के लिए कितना है, तो 0.6% ऑफ आरडब्ल्यू है। यही मैक्सिमम लिमिट है जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व का। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपको आरडब्ल्यू दे देगा, ठीक है, बोलेगा कि स्टैंडर्डाइज अप्रोच को यूज करना है, तो बता दो कि हमें जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व का मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, तो आप 1.25% निकाल दीजिए। तो देखिए दोस्तों मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं कि अगर आप स्टैंडर्डाइज अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, जो ज्यादातर इंडियन बैंक यही फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ 1.25% तक ही जनरल प्रोविजन टीयर टू कैपिटल में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईआरबी अप्रोच फॉलो करते हैं जहां बैंक अपना खुद का रिस्क मॉडल बनाते हैं, आईआरबी में पता है ना आपको क्या होता है कि बैंक का अपना रिस्क मॉडल खुद का होता है, तो वहां पे अपना 0.6% ही लिमिट है, राइट। तो 0.6% ही आप जनरल प्रोविजन में टीयर टू कैपिटल में ऐड कर सकते हैं। तो जनरल प्रोविजन का 0.6% ही आप टीयर टू कैपिटल में ऐड कर सकते हैं यदि आईआरबी अप्रोच यूज कर रहे हैं तो। अच्छा अगला सवाल है कि हम जब टीयर टू कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो क्या डिडक्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व एट 25% इसको नहीं, इसको तो ऐड किया जाता है। हाँ रेगुलेटरी एडजस्टमेंट को हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो सारे कंपोनेंट ऐड किए जाते हैं, जैसे कि आपका पीसीपीएस हो गया, जैसे कि आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे कि आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, राइट, रिवैल्यूएशन रिजर्व। उसके बाद स्टॉक सरप्लस, तो ये सब के सब आप ऐड करेंगे, स्टॉक सरप्लस को ऐड करेंगे, पीसीपीएस को ऐड करेंगे, राइट। लेकिन एंड में रेगुलेटरी एडजस्टमेंट को माइनस कर देते हैं। देखिए दोस्तों इस पे ना केस स्टडी आ सकता है, आपको पीसीपीएस का वैल्यू दे देगा, पीएनसीपीएस का वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा 81 बताओ, टी1 बताओ, टी2 बताओ। आपको पता होना चाहिए ना कि पीएनसीपीएस जब भी दिखेगा तो आपको 81 में ही लेना है, ठीक है। फिर स्टॉक सरप्लस का जो शेयर रिजर्व है वो हमें इसमें 81 में ही लेना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो तो टी2 में लेना है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हो तो टी2 में लेना है, पीडीआई हो तो हमें 81 में लेना है, समझे। तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली किसको क्या किस में लेना है, इसलिए मैं ये चीज समझा रहा हूँ। एक बार क्विकली रिकैप कर लें। देखिए टीयर टू जो होता है ना वो सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है, वो कोर नहीं है। और जनरल प्रोविजन का जो लिमिट है वो हमारा यदि स्टैंडर्डाइज अप्रोच यूज कर रहे हैं तो 1.25% है, यानी कि आपका जो जनरल प्रोविजन है उसका मात्र 1.25% ही आप टी2 में ले सकते हैं यदि स्टैंडर्डाइज अप्रोच यूज कर रहे हैं। और यदि आप केवल आपका आईआरबी अप्रोच यूज कर रहे हैं तो 0.6% ही ले सकते हैं, समझे बात को। चलिए उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें याद रखना है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है वो 55% ऐड होगा, लेकिन 55% ही ऐड होगा,
ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी एडजस्टमेंट हमेशा माइनस करते हैं। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं एक्सपोजर आफ्टर रिस्क मिटिगेशन। इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सपोजर आफ्टर रिस्क मिटिगेशन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिए, ई स्टार इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जीरो ऑब्लिक ई इंटू वन माइनस एच ई माइनस सी टाइम्स वन माइनस एच सी माइनस एच एफ एक्स। तो एक एक पार्ट को सिंपल भाषा में समझिए। पहले है ई, यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है वो है एक्सपोजर। ई क्या है हमारा, एक्सपोजर, यानी कि लोन या पैसा जो बैंक ने दिया, समझे। फिर जो हमारा ई स्टार है वो भी बता देता हूं मैं आपको। एच ई देखिए, एच ई क्या है, एच ई है एक्सपोजर पे जो हेयर कट है। अब हेयर कट मतलब क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए कि रिस्क ज्यादा है, रिस्क क्या है, बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा और ऐड कर देते हैं, समझे। तो एक्सपोजर और बढ़ जाता है, तो रिस्क ज्यादा है तो थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, तो हेयर कट ऑन एक्सपोजर। फिर एच ई समझ में आ गया आपको। फिर सी, सी होता है कोलेट्रल, सी पे कोलेट्रल होता है, यानी कि जो सिक्योरिटी ली गई है, क्योंकि बैंक जो लोन देगी तो सिक्योरिटी लेती है ना। एच सी क्या होता है, कोलेट्रल पे हेयर कट, यानी क्योंकि दोस्तों वैल्यू तो कम हो सकती है ना कोलेट्रल की, इसीलिए हम एक हेयर कट अप्लाई करते हैं। एच एफ एक्स क्या होता है कि करेंसी मिसमैच हेयर कट, एफ एक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अगर लोन और कोलेट्रल अलग अलग करेंसी में है तो वहां पे ये लगेगा। तो और फाइनली याद रखिए, फाइनली आपको याद क्या रखना है कि मैक्सिमम, जीरो और रिजल्ट, दो चीज लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। आप देखेंगे ना फॉर्मूला, तो पहले जीरो लिखा है और दूसरा इसने रिजल्ट लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आंसर मान लीजिए कि आपका आंसर जीरो है, राइट, तो अगर आंसर नेगेटिव आता है तो उसको जीरो ले लीजिए, राइट। तो अगर मान लीजिए कि आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, इफ आंसर इज कमिंग नेगेटिव, आप क्या करेंगे, उसको जीरो ले लेंगे, समझे। यही कर रहा है मैक्सिमम। हो सकता है नेगेटिव वैल्यू आए तो आप क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, क्योंकि एक्सपोजर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ई इंटू वन प्लस एच ई। एच ई क्या है, एक्सपोजर पे जो हेयर कट है उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्सपोजर पे हेयर कट क्या होता है, ऐड। मान लो कि रिस्क ज्यादा है तो थोड़ा और ऐड कर देते हैं। और क्या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे करेंसी, सी मतलब कोलेट्रल, कोलेट्रल के लिए वन माइनस एच सी। ठीक है, आप पूछेंगे माइनस यहां क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कोलेट्रल का वैल्यू घट सकता है ना, इसीलिए हम हेयर कट अप्लाई कर रहे हैं। और मान लीजिए कि कोलेट्रल, ये एच एफ एक्स क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा जो कोलेट्रल का करेंसी है और जो लोन का करेंसी है वो अलग अलग करेंसी हो, डिफरेंट कंट्री का हो, तो इसीलिए हम लोग उसके लिए अलग से हेयर कट अप्लाई करते हैं और इन सभी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बस समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं, आप एग्जाम में भूल जाइएगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, अब देख दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। तो सवाल है, पहला सवाल है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेके भी समझा देता हूं आपको। मान लीजिए कि बैंक ने 100 करोड़ दिया, बैंक ने मान लीजिए 100 करोड़ का लोन दिया, तो ये हमारा ई हो गया, ठीक है। और 90 करोड़ की कोलेट्रल ली है, यानी कि सी हो गया। 90 करोड़ क्या हो गया हमारा, सी हो गया कोलेट्रल, राइट। तो एडजस्टमेंट के बाद जो आप ई स्टार निकालेंगे ना, वो 10 करोड़ बचा। आप यदि फॉर्मूला लगाएंगे इसको, इफ यू कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला, सपोज यू गेट 10 करोड़, इसका मतलब है कि रिस्क आप 10 करोड़ का है, समझे। तो वो आप डिपेंड करेगा, बहुत सारा डेटा आपको दिया रहेगा तब जाके आप एडजस्टमेंट इसको निकालेंगे, ये एक्सपोजर निकालेंगे, राइट। तो मान लीजिए कि आप एक्सपोजर जो निकाले उसका वैल्यू आपको 10 करोड़ मिला, ठीक है। तो वो मतलब कि इसका मतलब हुआ कि रिस्क आप 10 करोड़ का है, यही बताया जा रहा है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। इन द फॉर्मूला फॉर एक्सपोजर आफ्टर रिस्क मिटिगेशन व्हाट डज एच एफ एक्स रिप्रेजेंट। तो मैंने बताया था एच एफ एक्स का मतलब करेंसी मिसमैच जो होता है कोलेट्रल और एक्सपोजर के बीच में, उसके कारण जो हेयर कट होता है उसको एच एफ एक्स बोलते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि आपने डॉलर में लोन लिया, किस में लोन लिया, डॉलर में लोन लिया, और कोलेट्रल जो है आपको इंडियन रुपीज में मिला। अब एक्सचेंज रेट का रिस्क आ गया ना, तो उस रिस्क को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एच एफ एक्स का यूज करते हैं, राइट, यानी हेयर कट लगा देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि आपको ना इन्होंने ई एडजस्टेड एक्सपोजर वैल्यू दे रखा है 100 करोड़ और एडजस्टेड कोलेट्रल वैल्यू दे रखा है 90 करोड़, ठीक है। तो ये जो पहला टर्म होता है ना उसको एडजस्टेड एक्सपोजर बोलते हैं, और दूसरा टर्म होता है उसको एडजस्टेड कोलेट्रल वैल्यू बोलते हैं। तो एक्सपोजर अमाउंट क्या होगा, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 10 करोड़, समझे। तो बस यही फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या कहता है, ई स्टार इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जीरो ऑब्लिक दिस 10 करोड़। तो मैक्सिमम क्या है, 10 करोड़ है, 10 करोड़ आंसर हो जाएगा, समझे बात को। तो आप क्विकली रिकैप कर लीजिए, आपको मैं रिकैप फॉर्मूला रिकैप करवा देता हूं। देखिए जब भी आपको ई स्टार निकालने बोले, एक्सपोजर आफ्टर हेयर कट निकालने बोले, उसका दो पार्ट होता है। एक पहला पार्ट होता है हमारा एडजस्टेड एक्सपोजर, एक्सपोजर जो एडजस्ट होता है वो, और दूसरा पार्ट होता है हमारा एडजस्टेड हमारा क्या, कोलेट्रल, एडजस्टेड कोलेट्रल। तो एडजस्टेड एक्सपोजर यदि निकालना होगा ना तो ई इंटू वन प्लस एच ही कर लेंगे, क्योंकि ये बढ़ेगा,
और जब कोलेट्रल का निकालना हो तो C इंटू 1 माइनस एच सी माइनस एच एफ एक्स। एच एफ एक्स हो गया फॉर करेंसी के कारण जो एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, और सी हो गया हमारा करेंसी एक्सचेंज के कारण, फॉरेन एक्सचेंज के कारण, और सी क्या है हमारा, सी है कोलेट्रल पे हेयर। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपके साथ जो मैं आप कंटेंट शेयर कर रहा हूं, ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। इसका सभी पीडीएफ आपको कैप्सूल कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। कैप्सूल कोर्स में आपको इस तरह की चीजों के अलावा व्हाट टू स्टडी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूला पीडीएफ, आपको उसके अलावा इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के पीडीएफ, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन पीडीएफ, जिसमें थ्योरी आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। यानी दोस्तों सब कुछ का मिक्सचर है इसमें, ताकि आप जो है अपने कंटेंट को जल्दी फास्ट रिवीजन कर सकें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं टोटल एक्सपोजर की। इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज होता है, फंड बेस्ड फैसिलिटी और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। तो कंसेप्ट को समझिए। टोटल एक्सपोजर की बात करें ना, तो इसमें देखिए यदि हम बात करें फंड बेस्ड फैसिलिटी की, तो टोटल एक्सपोजर का मतलब कि बैंक का टोटल पैसा जो रिस्क में लगा हुआ है। दो पार्ट होता है, एक होता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस और एक होता है अनअवेल्ड पोर्शन। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब कि ऑलरेडी ड्रॉन लोन, मतलब कि यह तो डायरेक्ट है, जितना पैसा ऑलरेडी बोरोवर ने ले लिया है वो पूरा एक्सपोजर माना जाता है। और दूसरा होता है अनअवेल्ड पोर्शन, यानी अभी तक बोरोवर ने नहीं लिया है जो पैसा, राइट। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक लगता है डिपेंडिंग ऑन मैच्योरिटी एंड फैसिलिटी टाइप, यानी मैच्योरिटी क्या है, फैसिलिटी टाइप क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे अनअवेल्ड पोर्शन पे कुछ लॉजिक लगता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ में आया, जितना पैसा ऑलरेडी बोरोवर ने ले लिया तो पूरा को पूरा एक्सपोजर माना जाएगा। और अनअवेल्ड मतलब क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन मैच्योरिटी, यानी अभी तक बोरोवर ने नहीं लिया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अगर लोन मान लीजिए कि एक साल से कम के लिए लिया है, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म का लाएगा, एक साल से कम लिया है तो शॉर्ट टर्म का लाएगा, तो आप 20% काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद मान लीजिए कि अगर लोन जो है, अगर टर्म लोन है और ड्रॉ विद इन 1 ईयर, टर्म लोन है और उसको एक साल के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, तब भी आप 20% लेंगे। अगर टर्म लोन ड्रॉ होने वाला है लेकिन एक साल से ज्यादा में, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, तो वहां पे आप क्या लेंगे, 50% काउंट करेंगे। लेकिन अगर फैसिलिटी ऑटोमेटिकली कैंसिलेबल है, यहां पे देखिए लिखा है, यदि फैसिलिटी ऑटोमेटिकली कैंसिलेबल है, जब बोरोवर का क्रेडिट खराब हो जाए, ठीक है, तो वहां पे एक्सपोजर जीरो हो जाता है, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि आपका जो ये फैसिलिटी है, राइट, ऑटोमेटिकली कैंसिलेबल है, जब बोरोवर का क्रेडिट खराब हो जाए तो वहां पे जीरो एक्सपोजर है, अनअवेल्ड एक्सपोजर जीरो होगा। और एक और बात, अगर कोई लोन का फ्यूचर फेज भी अप्रूव नहीं हुआ है तो उसका भी एक्सपोजर काउंट नहीं होता, वहां भी हम लोग एक्सपोजर जीरो लेते हैं। लिखा है ना, एक्सक्लूड फ्यूचर फेज पेंडिंग अप्रूवल, इसे भी एक्सक्लूड करना होता है। तो देखिए दोस्तों, कंसेप्ट यही है कि टोटल रिस्क, टोटल एक्सपोजर का मतलब होता है कि बैंक का टोटल पैसा जो रिस्क में लगा हुआ है। इसका दो पार्ट मैंने आपको बताया, एक बताया आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यानी जितना लोन, जितना जो है यूज कर लिया है बोरोवर, ठीक है, और ले लिया है, और फिर वो पूरा का पूरा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। और जो अनअवेल्ड है, जो अनअवेल्ड है मतलब कि जो अनड्रॉन है, वो जो बचा हुआ है, तो उसका 20% लेंगे यदि शॉर्ट टर्म है, ठीक है, उसका 20% लेंगे यदि टर्म लोन जो कि एक साल के अंदर ड्रॉ करना, फिर से वही बात हुआ, और 50% लेंगे जो एक साल के बाद है। तो 20 और 50 का रेशियो याद रखिएगा। और अनअवेल्ड जीरो होगा, ठीक है, मतलब पूरा अवेल्ड माना जाएगा यदि फैसिलिटी ऑटोमेटिकली कैंसिलेबल है। चलिए, तो ये सब पॉइंट को याद रखना है हमें। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सैमसंग फंड बेस्ड लिमिट दे रखा है 500 करोड़ का, आउटस्टैंडिंग है 300 करोड़, ठीक है, अनड्रॉन 200 करोड़ है जिसका मैच्योरिटी 18 महीना का है, फैसिलिटी ऑटोमेटिकली कैंसिलेबल नहीं है, तो एक्सपोजर कितना होगा अनअवेल्ड पोर्शन का, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए, लोन एक साल से ज्यादा का है, साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ 18 महीना दिख रहा है ना आपको। और मैंने अभी क्या बताया कि लोन जब एक साल से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको 50% एक्सपोजर लगेगा। तो याद है कि नहीं याद है आपको, याद है ना, ठीक है। तो 50% एक्सपोजर किस पे लगेगा, अनड्रॉन पोर्शन पे लगेगा ना जी। तो 50% निकाल लीजिए किसका, 200 करोड़ का, ठीक है, 50% निकाल लीजिए 200 करोड़ का, तो कितना मिलेगा आपको, 100 करोड़ मिलेगा। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ क्या रहा है, एक्सपोजर ऑफ द अनअवेल्ड पोर्शन, अनअवेल्ड पोर्शन का ही तो एक्सपोजर पूछ रहा है। ये तो आउटस्टैंडिंग तो आपको घुमाने फिराने के लिए दे दिया, ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग तो वो पर्सन होता है जो कि पूरा यूज कर लिया, काहे का यूज करें हम, सीधा नहीं बोलेंगे हम कि एक्सपोजर जो अनअवेल्ड पोर्शन का है वो हमारा 50% होता है अनअवेल्ड पोर्शन का। और अनअवेल्ड पोर्शन है कितना, तो अनड्रॉन 200 करोड़ है, तो 50% 200 करोड़ का निकाल लीजिए, 100 करोड़ होगा आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म होता, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 9 महीना में ड्रॉ कर लिया होता, तो तब क्या आंसर होता, तब आप 20% ले लेते, समझे।
तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक और केस, अगर मान लीजिए कि यहाँ लिखता कि आपका जो फैसिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कैंसिलेबल है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक्सपोजर जीरो होता है। वहां पे अनवेल्ड पोर्शन का एक्सपोजर जीरो होगा, सारा अवेल्ड माना जाएगा। समझे बात को? तो सभी केस को आपको याद रखना है। चलिए अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सपोजर ऑन अनवेल्ड फंड फैसिलिटी फैसिलिटी कंसिडरिंग नील? कब कब होता है जब अनवेल्ड पोर्शन को जीरो मानते हैं? कब अनवेल्ड फंड बेस्ड फैसिलिटी का एक्सपोजर जीरो माना जाता है? ऑप्शन ए का रहा है जब फैसिलिटी ऑटोमेटिकली कैंसिलेबल है अपॉन क्रेडिट डिटेरेशन। बी का रहा है जब अनड्रॉन पोर्शन 20% से ज्यादा हो। सी का रहा है जब लोन फेज डिसबर्समेंट में हो। डी का रहा है जब बोरोवर ट्रिपल ए रेटेड हो। इसका मतलब समझिए क्या होता है कि अगर बैंक ने कंडीशन रखी है कि बोरोवर का क्रेडिट खराब होते ही लोन कैंसिल हो सकता है, तो वो रिस्क फ्री माना जाता है, तो टोटल एक्सपोजर क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिकैप कर लीजिए। अभी जो पॉइंट आपको मैंने बताया, मैंने क्या बताया कि यदि आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो वो हमेशा उसको आपको एक्सपोजर में लेना ही लेना है। समझे? 100% इसको आपको एक्सपोजर में लेना है। दूसरा पॉइंट आपको मैंने ये बताया कि यदि अनअवेल्ड एक्सपोजर है, अनड्रॉन अमाउंट है, तो 0%, तो 20% लेंगे कब? यदि मैच्योरिटी 1 साल से कम है। ठीक है, 20% लेंगे यदि टर्म लोन को 1 साल के अंदर ड्रॉ करना है। 50% लेंगे यदि टर्म लोन को 1 साल के बाद ड्रॉ करना है। 0% लेंगे यदि फैसिलिटी ऑटोमेटिकली कैंसिलेबल है क्रेडिट डिटोरेशन के कारण। ठीक है, तो और जो हमारा टर्म लोन का अनअप्रूव्ड फेज होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि फंड बेस्ड एक्सपोजर कैसे कैलकुलेट होता है और किस केस में अनड्रॉन लिमिट का कितना परसेंटेज एक्सपोजर काउंट होता है। तो दोस्तों ऐसे एमसीक्यूज एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो कंसेप्ट स्ट्रांग रखिए। राइट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना लेना है, राइट, किस केस में अनअवेल्ड एक्सपोजर कितना होता है, ये सब चीज क्लियर रखना है हमें। चलिए अब ना नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये फंड बेस्ड एक्सपोजर का क्लियर कंसेप्ट था। अब बात करते हैं टोटल एक्सपोजर कैलकुलेशन फॉर बोरोवर अकाउंट। आइए इसको समझते हैं, इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों बैंक का टोटल रिस्क एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ कि टोटल फंड बेस्ड एक्सपोजर, ये इसमें दो पार्ट होता है। एक तो हमारा ड्रॉन अमाउंट होगा प्लस अनड्रॉन अमाउंट होगा। राइट, आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्या? यस, ये रिपीट हो गया है। चलिए इसको एक बार फिर से समझ ही लेते हैं। तो इसमें देखिए दो पार्ट होता है, ड्रॉन अमाउंट और अनड्रॉन अमाउंट। ठीक है, अब देखिए जो नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर होते हैं जैसे गारंटी, एलसी अलग होते हैं। ठीक है, तो यदि हम ड्रॉन या आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बात करें तो यह तो सीधा सीधा है। राइट, कि जितना पैसा बोरोवर ने ऑलरेडी ले लिया है, चाहे वो कैश क्रेडिट हो, बिल परचेज हो, टर्म लोन हो, पैकिंग क्रेडिट हो, सब 100% एक्सपोजर माना जाएगा जितना उसने ले लिया है। लेकिन जो अनड्रॉन पोर्शन है यानी अनअवेल्ड पोर्शन है, अगर फैसिलिटी ऑटोमेटिकली कैंसिलेबल नहीं है, तो जो मैंने आपको भी बताया था वही चीज नियम है। ठीक है, तो टर्म लोन के वही फेज काउंट होते हैं जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। फ्यूचर अप्रूवल को हम लोग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे आपके सामने, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे देगा, अनअवेल्ड पोर्शन दे देगा, आप टर्म लोन के लिए 1 साल के लिए अलग एक्सपोजर है, 1 साल के लिए ज्यादा के लिए अलग एक्सपोजर है, अदर फंड बेस के लिए अलग एक्सपोजर है, टोटल अनअवेल्ड निकाल लीजिए, टोटल अवेल्ड निकाल लीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको टोटल फंड एक्सपोजर मिल जाएगा। समझे? इस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे, शायद ये हमने ऑलरेडी कर लिया, इसको हम स्किप कर रहे हैं। राइट, तो कोई मतलब नहीं है एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का। ओके, ये समरी भी आपने देख लिया। अब यहाँ पे आइए, अलाउएबल रिडक्शन फॉर डिपॉजिट अंडर लीन। अब इसको थोड़ा समझिए। तो फंड बेस्ड एक्सपोजर को आपने एक्सपोजर को में कितना कितना परसेंट एक्सपोजर लेना है अलग अलग केसेस में आपने समझ लिया। अब जरा इस केस को देखते हैं, अलाउएबल रिडक्शन फॉर डिपॉजिट अंडर लीन। तो दोस्तों इसमें क्या, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो अलाउएबल रिडक्शन, आपने आप ये टर्म शायद देख चुके हैं, जब हमने हेयर कट पढ़ा था तो आपने इस टर्म को देखा था। राइट, तो उसी से रिलेटेड एक टर्म है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर आपने किसी लोन के अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट लिया है तो बैंक आपकी एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकता है। और कितना रिड्यूस कर सकता है? तो इसका फॉर्मूला होता है C इंटू 1 माइनस एच एफ एक्स इंटू एम एफ। तो वहां तक आप केवल इतना ही देखते थे, वहां क्या देखते थे? C इंटू 1 माइनस एच एफ एक्स। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इसको एम एफ से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपने यदि किसी लोन के अगेंस्ट एफडी, होता है ना, लोन के अगेंस्ट एफडी दिया है कोलेटरल के रूप में, तो बैंक आपकी एक्सपोजर को कम कर सकता है। सी का मतलब क्या है यहाँ पे? सी का मतलब है कि डिपॉजिट का वैल्यू, कि आपने कितना फिक्स डिपॉजिट दिया यानी कोलेटरल। ठीक है, सेम यदि करेंसी हो तो एच एफ एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट करेंसी होता है तो एच एफ एक्स 0.08 होता है, यानी 8% होता है। ये एम एफ है हमारा मैच्योरिटी फैक्टर, यानी अगर टेनर मैच हो रहा है तो यूजुअली आप इसे 1 ले लेते हैं।
और इसके लिए ना आपके बुक में एक एनेक्सर 3 इंक्लोजर 3 दिया हुआ है जिसमें सभी केसेस का मैच्योरिटी फैक्टर दिया हुआ है, आपको याद नहीं रखना है, वो एग्जाम में दिया रहेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो अलाउएबल रिडक्शन कभी भी एक्सपोजर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम क्या निकाल रहे हैं, कितना हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो मैंने रिडक्शन क्यों करते हैं कि आप जब लोन के अगेंस्ट एफडी दे देते हैं तो बैंक आपके एक्सपोजर को रिड्यूस करता है, और वो कितना रिड्यूस करता है वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। और कई चीज याद रखिएगा कि जो रिडक्शन होता है वो कभी भी एक्सपोजर से ज्यादा नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ये एक एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज क्या है कि कह रहा है कि एक लोन है 10 लाख का, ठीक है, उसको हम एफडी से सिक्योर कर रहे हैं, 8 लाख का एफडी है और डिपॉजिट दिया गया 8 लाख का, तो सेम करेंसी में है, तो कितना अलाउएबल रिडक्शन होगा। तो अलाउएबल रिडक्शन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, सी इंटू 1 - HFX इंटू मैच्योरिटी फैक्टर। तो सी कितना है हमारा, कोलेटरल का वैल्यू 8 लाख है, ठीक है, 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय HFX 0 हो जाएगा ना क्योंकि सेम करेंसी है, राइट। और मैच्योरिटी मैच हो रही है तो उसको कोई हेयर कट नहीं लगेगा, तो 1 ले लीजिए, तो सिंपली आपका 8 लाख हो जाएगा, समझे। अच्छा, दूसरी बात आती है इसमें अप्रूव्ड फाइनेंशियल, यहाँ पे मान लीजिए कि अप्रूव्ड फाइनेंशियल कोलेटरल है, तो वहां पे कितना रिडक्शन होता है। तो देखिए फाइनेंशियल कोलेटरल यहाँ पे हेयर कट ज्यादा होता है, 3 टाइप के हेयर कट होते हैं। एक तो आपका HC होगा यानी कोलेटरल का हेयर कट, एक आपका HFX होगा यानी फॉरेन करेंसी का हेयर कट, और एक आपका HE होगा यानी एक्सपोजर का हेयर कट। तो इस केस में जो अलाइवल रिडक्शन होगा ना, या तो जीरो का जीरो ले लीजिए, नेगेटिव हटाने के लिए लेते हैं, या C इंटू 1 - HC, ठीक है, या मिनिमम ऑफ एक्सपोजर, और C इंटू 1 - HC इंटू माइनस, अच्छा ये तो वही है, ठीक है, ये वही चीज है जो अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। तो याद रखिए यदि वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो जीरो हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, देखिए जीरो ले रहे हैं ना। और फाइनल रिडक्शन कभी भी एक्सपोजर से ज्यादा नहीं होता है। अब देखिए सेकंड एमसीक्यू को देखिए, तो यही चीज पे बेस्ड है ये, ठीक है। आइए देखते हैं, ये देखिए एक्सपोजर दिया हुआ है 5 लाख का, इसको एलिजिबल बॉन्ड से सिक्योर कर रहे हैं, इसका वैल्यू 4 लाख का है, कोलेटरल का हेयर कट दे रखा है, एक्सपोजर का हेयर कट दे रखा है, मैच्योरिटी फैक्टर दे रखा है, अलाउएबल रिडक्शन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ठीक है। कोलेटरल वैल्यू आफ्टर हेयर कट, कोलेटरल का वैल्यू क्या होगा हेयर कट के बाद, तो सबसे पहले तो 4 लाख लिख दीजिए, क्योंकि इसका जो वैल्यू है सी कोलेटरल जो आपने लिया हुआ है, उसमें से क्या क्या माइनस करेंगे, उसमें से ये जो कोलेटरल का हेयर कट है वो माइनस कर दीजिए, और क्या माइनस करेंगे, उसमें से आप जो है ये जो आपका ये सेम करेंसी है क्या, नहीं डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट करेंसी में HFX 0.08 होता है, ये ले लिया, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, और इसको आपको वैल्यू मिलेगा 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.87, सो यू विल गेट 3,48,000। तो ये हमारा एक्सपोजर कम हो गया, ठीक है। क्यों कम हो गया, क्योंकि हमने कोलेटरल ले रखा है, कोलेटरल का एक्सपोजर कम हो गया, 4 लाख की जगह 3,48,000 हो गया, क्योंकि करेंसी मिसमैच है और भी फैक्टर है इस कारण से, ठीक है। अब आप क्या निकालिए कि हेयर कट का एक्सपोजर क्या है, ठीक है, हेयर कट में कितना कम हो रहा है, हेयर कट का एक्सपोजर क्या है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बताइए, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो हेयर कट के एक्सपोजर के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं 0.02, ठीक है। तो और हेयर कट है कितना, सॉरी एक्सपोजर है कितना, एक्सपोजर है हमारा 5 लाख का, तो 5 लाख का 0.02 यदि निकालेंगे तो आपको मिलेगा 10,000, ठीक है। इसको क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसमें से, 3,48,000 में से, ठीक है। तो आपको मिलेगा 3,38,000, तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ 2 लाख लिखा है, ये 2 नहीं होगा, 3,38,000, ठीक है, 338 होगा। तो एक बार एक ये टाइपो हो गया दोस्तों, इसको मैं सही कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्विकली रिकॉल कर देता हूँ फैक्ट को। देखिए डिपॉजिट अंडर लीन हो, एक बार देखिए रिकॉल करना बहुत जरूरी है, ठीक है, समझिए बात को। तो डिपॉजिट अंडर लीन है, मतलब सिंपल फॉर्मूला है, हेयर कट हमें केवल करेंसी मिसमैच के लिए ही लेना है, ठीक है। तो सेम करेंसी में फुल डिपॉजिट अमाउंट होगा, और यदि डिफरेंट करेंसी है तो 8% का हेयर कट लेना है बस। यदि कब कब ये लीन के अंदर, जैसे एफडी के अगेंस्ट जो है लोन लेते हैं, राइट, वो वाले केस में। और दोस्तों यदि इस फाइनेंशियल कोलेट्रल है, जैसे बॉन्ड हो गया, जैसे हमने अभी देखा, तो वहां पे 3 हेयर कट आ जाता है, एक HC वाला आएगा, एक HFX आ जाएगा, एक एक्सपोजर वाला आ जाएगा। तो एक्सपोजर का हेयर कट अलग निकालिएगा, HC का हेयर कट अलग अलाउएबल रिडक्शन निकालिएगा फिर उसके हिसाब से। और यहाँ पे मैच्योरिटी फैक्टर 1 होता है यदि टर्म मैच करेगा, और यदि टर्म मैच नहीं करेगा तो 0.08 होता है। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा हेयर कट एडजस्टेड कोलेट्रल का, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उस पे बढ़ते हैं, हेयर कट, हाँ इसकी बात करते हैं, हेयर कट एडजस्टेड कोलेट्रल वैल्यू। आइए इसको डिस्कस करते हैं, ये क्या पॉइंट बताया जा रहा है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं हेयर कट की। हेयर कट का मतलब है थोड़ा डिस्काउंट बैंक कोलेट्रल पे लगाता है ताकि रिस्क को कवर किया जा सके। और हेयर कट पे जो कोलेट्रल लगता है उसका फॉर्मूला होता है C इंटू 1 माइनस एच सी माइनस एच एफ एक्स। ये रिपीट हो गया है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि डिस्काउंट होता है बैंक कोलेट्रल पे लगाता है ताकि रिस्क को कवर किया जा सके। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे C क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, एच एस सी क्या है हमारा हेयर कट फॉर कोलेट्रल, एच एफ एक्स क्या है, करेंसी मिसमैच हेयर कट। अब इसमें एक और चीज याद रखिए कि जैसे ये पहला एग्जांपल देखते हैं, वो चीज पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है हमें कि कोलेट्रल का वैल्यू दे रखा है। देखिए ए रेटेड बॉन्ड है, कोलेट्रल का वैल्यू दे रखा है 20 लाख, ठीक है। और एक्सपोजर है 50 लाख का, 4% हेयर कट है, ठीक है। करेंसी यहाँ पे देखिए सेम करेंसी लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा है कि हेयर कट एडजस्टेड कोलेट्रल वैल्यू C स्टार बता दो। तो C स्टार बताना है ना, तो C इंटू 1 माइनस एच सी माइनस एच एफ एक्स, यही होता है ना, ठीक है। तो C यहाँ पे हमारा बता दीजिए कि एच एफ एक्स 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेम करेंसी है, ठीक है। और एच सी जो है हमें दे रखा है 4%, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोलेट्रल का है कितना 20 लाख का है, तो 1 माइनस 0.04 यानी कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.96 यानी कितना हो जाएगा 19.20 लाख, नहीं हो जाएगा 19.20 लाख, समझे। अच्छा दूसरी बात आती है हमारी मैच्योरिटी मिसमैच एडजस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो आपने कोलेट्रल एडजस्टेड वैल्यू निकाल लिया। अब बात आती है मैच्योरिटी मिसमैच एडजस्टमेंट, ये क्या होता है थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिए अगर कोलेट्रल की मैच्योरिटी छोटी है और एक्सपोजर लंबी है तो उसका एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है, और यही होता है हमारा मैच्योरिटी मिसमैच। देखिए अभी जो हमने ऊपर वाला केस देखा उसमें दोनों का मैच्योरिटी सेम था ना, 1 साल का था, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि एक्सपोजर का मैच्योरिटी ज्यादा होता है और कोलेट्रल का मैच्योरिटी कम होता है, राइट। तो उसका एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है और इसे हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी मिसमैच। तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना, एक्चुअली यहाँ पे डिवाइड होगा, इसको मैं सही कर दूंगा। ये ऐसा होता है C स्टार इंटू स्मॉल टी माइनस 0.25 अपॉन कैपिटल T माइनस 0.25, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी है रेसिडुअल मैच्योरिटी ऑफ कोलेट्रल इन ईयर, और कैपिटल टी क्या है रेसिडुअल मैच्योरिटी ऑफ एक्सपोजर इन ईयर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है कि मान लीजिए एक्सपोजर हमारा लंबा है, राइट, और कोलेट्रल का मैच्योरिटी छोटा है, तो टी क्या लिखते हैं कि कोलेट्रल का मैच्योरिटी है क्या, स्मॉल टी, और कैपिटल टी क्या लिखते हैं कि एक्सपोजर का मैच्योरिटी क्या है, और दोनों को 0.25 से मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल के जो आपका C स्टार है यानी कि जो जो आपका कोलेट्रल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि एक्सपोजर का रेजिडुअल मैच्योरिटी 5 साल का है, तो स्मॉल टी कितना हो गया, नहीं कैपिटल टी कितना हो गया 5 ईयर, स्मॉल टी दे रखा है 3 ईयर। तो आपको मैच्योरिटी एडजस्टेड कोलेट्रल वैल्यू यानी पी बताना है। तो कोलेट्रल है कितना, यहाँ पे इसी केस का बात कर रहा है, तो कोलेट्रल का वैल्यू दे रखा है 20 लाख, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 20 को कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 0.25 अपॉन 5 माइनस 0.25 से, यही करेंगे ना, राइट। तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा, सो यू विल गेट आपको मिलेगा 16.33 लाख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 16.33 लाख इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब दोस्तों एक और कंसेप्ट को समझिए जो कि है फिक्स डिपॉजिट अंडर लीन नो हेयर कट। थर्ड केस को समझिए, यहां लिखा है फिक्स डिपॉजिट अंडर लीन, कोई मैच्योरिटी मिसमैच नहीं है, कोई हेयर कट नहीं है। अगर फिक्स डिपॉजिट दिया गया है, सेम करेंसी है, मैच्योरिटी मिसमैच करती है, तो पूरा एफडी अमाउंट एक्सपोजर से माइनस हो जाता है बिना हेयर कट के, ये याद रखना है, ठीक है। पूरा एफडी का जो अमाउंट है, देखिए सिंपल सी बात है, फिक्स डिपॉजिट आपने लीन में दिया है, राइट, फिक्स डिपॉजिट दे दिया गया है, सेम करेंसी है, तो करेंसी मिसमैच होने से रहा। मैच्योरिटी मिसमैच करती है, मैच्योरिटी मैच कर रही है, मैच्योरिटी मिसमैच ही नहीं है, मैच्योरिटी मैच कर रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, जो पूरा का पूरा एफडी का जो अमाउंट है वो एक्सपोजर से माइनस हो जाता है बिना हेयर कट के। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर 100 लाख एक्सपोजर secured by 40 lakh fixed deposit, same currency, no maturity mismatch, what is the net exposure? अब देखिए सवाल ये है, 100 लाख का एक्सपोजर है, 40 लाख का एफडी है, सेम करेंसी है, ऐसे तो नेट एक्सपोजर क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा एफडी का जो अमाउंट है वो माइनस कर दीजिए, कुछ भी माइनस नहीं कर, कुछ भी हमें 40 लाख से कम नहीं होने वाला है, ठीक है। 100 माइनस 40 कितना हो जाता है, 60 लाख हो जाता है, तो बी नंबर आंसर करेक्ट है। तो हमने अभी क्या सीखा इसको, इस कंसेप्ट से एक बार रिकॉल कर लीजिए। हमने ये सीखा कि हेयर कट डिपेंड्स ऑन कोलेट्रल टाइप एंड करेंसी। तो हेयर कट किस पे डिपेंड करता है कि कोलेट्रल का टाइप क्या है, फिर करेंसी क्या है, इस पे हेयर कट डिपेंड करता है।
0% हेयर कट होता है सेम करेंसी के लिए, 8% हेयर कट होता है करेंसी डिफरेंट हो तो। मैच्योरिटी मिसमैच जो होता है वो एडजस्ट किया जाता है प्रोपोर्शनल फॉर्मूला से। मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था याद है? टी माइनस 0.25 अपॉन कैपिटल टी माइनस 0.25 मल्टीप्लाई बाय क्या, क्या हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे? आपका कोलेटरल वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मैच्योरिटी मिसमैच निकालते हैं। और जो फिक्स डिपॉजिट होता है, चाहे वो सेम करेंसी हो, जिस केस में मान लीजिए एक सेम करेंसी है, मैच्योरिटी मैच कर रहा है, तो पूरा का वैल्यू डिडक्ट कर देते हैं, कुछ भी हेयर कट नहीं लगाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, और सिंपल ब्रेकडाउन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग चीजों को आसान करते हैं ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। अब देखिए उसके बाद कुछ कंसेप्ट है, जैसे सॉवरेन गारंटी एडजस्टमेंट है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे सॉवरेन गारंटी को, वो देख लीजिए। राइट, तो नेट एक्सपोजर जीरो होगा, यानी फुल गारंटी मिल रहा है तो काहे का एक्सपोजर? अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपोजर मिल रहा है तो वहां पे 20% रिस्क वेट लगता है, 20% लेना होता है। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी है तो पूरा एक्सपोजर जीरो हो जाएगा, क्योंकि फुल गारंटी मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपोजर है, स्टेट गवर्नमेंट का गारंटी है तो 20% आपको रिस्क वेट एक्सपोजर लेना होता है। और फिर एडजस्टेड का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ये फॉर्मूला होता है। बात करते हैं हम लोग RWA यानी कि रिस्क वेट एसेट, और CRAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। तो देखिए आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क वेट एसेट की। यहाँ पे देखिए रिस्क वेट एसेट की बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखिए कि बेसिकली RWA मतलब वो एसेट जिन पे बैंक को रिस्क को ध्यान में रखते हुए कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। तो देखिए मार्केट रिस्क के लिए और ऑपरेशनल रिस्क के लिए हम जब RWA कैलकुलेट करना होता है, लेकिन उनका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। उनके कैपिटल चार्ज को हम क्या करते हैं, 12.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, रिस्क वेट एसेट मिल जाता है। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको पता है 8% होता है। राइट, और इसका इन्वर्स आप करेंगे ना, यानी कि 1/0.08 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा पता है? आपको मिलेगा 12.5। आप करके देख लीजिए। ठीक है, यानी कि 0.8% का आप इन्वर्स कर लीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 12.5% मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों मतलब यह हुआ कि अगर मार्केट रिस्क का कैपिटल चार्ज 200 करोड़ है, जैसे मान लीजिए कि कैपिटल चार्ज मार्केट रिस्क का 200 करोड़ है। ठीक है, तो आप यदि 0.08 करेंगे तो ये वैल्यू आपको दे देगा 12.5। तो मान लीजिए कि मार्केट चार्ज का कैपिटल रिस्क कितना है, 200 करोड़। ठीक है, तो आप ये तो उसका RWA कितना हो जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 12.5, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा, 12.5%, यानी 2500 करोड़। 2500 करोड़ का हमारा रिस्क वेट एसेट होगा। राइट, तो इसी तरह से ऑपरेशनल रिस्क का भी आप क्या करेंगे कि जो कैपिटल चार्ज ऑपरेशनल रिस्क का, उसको 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, तो आपने RWA निकाल लिया मार्केट रिस्क का और ऑपरेशनल रिस्क का, समझे? तो उसके बाद जो है हमें ये नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि टोटल RWA कैसे निकालते हैं। तो क्रेडिट रिस्क का भी इसी तरह निकाल लीजिए, मार्केट रिस्क का निकाल लीजिए, ऑपरेशनल रिस्क का निकाल लीजिए, और सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा टोटल RWA। अब बात करते हैं CRAR की, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, तो बेसिकली CRAR बैंक की कैपिटल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो यदि हमारा टीयर 1 कैपिटल है, सभी कैपिटल के लिए अलग CRAR होता है, तो टीयर 1 कैपिटल में सिर्फ टीयर 1 कैपिटल काउंट होता है। ठीक है, और तो इलिजिबल टीयर 1 कैपिटल अपॉन टोटल RWA इंटू 100। ठीक है, यदि तो टोटल CRAR में क्या चीज आता है, टीयर 1 आता है और टीयर 2 कैपिटल आता है। ठीक है, और टोटल डिवाइडेड बाय टोटल RWA आता है। तो देखिए यदि टीयर 1 का लेना है तो केवल टीयर 1 कैपिटल लेंगे, और उसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किसे, RWA से, किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस प्रकार आपको क्या निकल जाएगा, टीयर 1 CRAR। और टोटल CRAR निकालना है तो टीयर 1 ले लीजिए प्लस टीयर 2 ले लीजिए अपॉन RWA ले लीजिए इंटू 100 कर दीजिए, समझे? तो टोटल CRAR मिल जाएगा। तो फॉर्मूला सिंपल है, कैपिटल को रिस्क वेट एसेट से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला में ही लिखा हुआ है ना, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो। कैपिटल को रिस्क वेट एसेट से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि परसेंटेज निकल जाए। अब एक चीज याद रखिएगा कि बैसल 3 के हिसाब से मिनिमम टीयर 1 CRAR 6% और टोटल 8% होना चाहिए। अच्छा, वो तो बैसल 3 कहता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। टीयर 1 दे रखा है 800 करोड़, टीयर 2 दे रखा है 400 करोड़, क्रेडिट रिस्क RWA दिया हुआ है, कैपिटल चार्ज का मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज, ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज, बैंक टोटल CRAR कितना हो। तो सबसे पहले मार्केट रिस्क का RWA निकालिए, ऑपरेशनल रिस्क का RWA निकालिए। कैसे निकालिएगा, इसको 12.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 12.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 200 करोड़ का 12 साल बाद कितना हो जाएगा, 2500 करोड़ हो जाएगा। और 100 करोड़ का 12 साल कितना हो जाएगा, 1250 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया RWA, रिस्क वेट एसेट। ठीक है, किसका, मार्केट रिस्क का और ऑपरेशनल रिस्क का। टोटल RWA निकाल लीजिए। उसके बाद
टोटल RWA में क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, तो ये 5,000 दे रखा है, तो 5,000 प्लस 2,500 प्लस 1,250 कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे आप तो आपको मिलेगा, यू विल गेट 8750, राइट, यू विल गेट 8750 करोड़। ठीक है, 8750 करोड़ आपको RWA मिलेगा। तो अब देखिए, टोटल बैंक का टोटल CRAR पूछ रहा है आपसे, तो CRAR के निकालने के लिए नोमेटर में क्या लिखते हैं? नोमेटर में हम लोग कैपिटल ही तो लिखते हैं। टोटल कैपिटल कितना है देखिए तो जरा, टोटल कैपिटल कितना है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल कैपिटल जो है, टीयर 1 कैपिटल 800 है, टीयर 2 कैपिटल 400 है, यानी 1,200 करोड़ का टोटल कैपिटल है, राइट। टोटल कैपिटल कितने का है? 1,200 करोड़ का है। और RWA कितना हमने निकाला है? 8,750। तो 1,200 करोड़ 8,750 का कितना परसेंट है? जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, मैं आपको कैलकुलेशन शो कर देता हूं, तो आपको मिलेगा 13.71%। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए, आपको यहाँ पे मार्केट रिस्क का कैपिटल चार्ज 400 करोड़ दिया हुआ है, तो मार्केट रिस्क का RWA कितना होगा? सिंपल सी बात है, इस 400 करोड़ को आप क्या करेंगे? 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, इसको क्या करेंगे आप? 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? RWA मिल जाएगा। कैपिटल चार्ज इंटू 12.5 इज इक्वल टू RWA, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, बस आप 5,000 करोड़ आएगा। ठीक है, तो बस एक चीज आपको याद रखना है कि मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल चार्ज को 12.5 से मल्टीप्लाई करते हैं RWA निकालने के लिए। CRAR बताता है कि बैंक की कैपिटल स्ट्रेंथ कैसी है। टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन होता है। बेसल 3 नॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट रिस्क प्रेजेंटली। तो सबसे पहले आता है हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। ये होता है चेंज इन मार्केट वैल्यू अपॉन चेंज इन मार्केट पैरामीटर। ठीक है, तो यानी अगर बॉन्ड पोर्टफोलियो का वैल्यू 1 लाख से बढ़ता है जब इंटरेस्ट रेट 1% से गिरता है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट जो है 1% से चेंज हुआ और बॉन्ड का जो पोर्टफोलियो है वो 1 लाख से चेंज होता है, तो सेंसिटिविटी कितना है? तो 1 लाख का चेंज न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1% का चेंज डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं ना 1 लाख पर 1% रेट चेंज। समझे? एक और एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि एक बॉन्ड है, ठीक है, उसका वैल्यू 50,000 रुपया बढ़ता है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, यहाँ देखिए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक बॉन्ड है, इसका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 50,000 से बढ़ता है जब इंटरेस्ट रेट 0.5 से घटता है, तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी क्या है पोर्टफोलियो का? ठीक है, तो आपको डेल्टा ये बॉन्ड पोर्टफोलियो वैल्यू दिया हुआ है, चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू, और चेंज इन इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट पैरामीटर जो होता है उसको नोमिनेटर में लिखिए और मार्केट वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखिए। तो मार्केट वैल्यू में कितना का चेंज आ रहा है? 50,000 का चेंज आ रहा है। और मार्केट पैरामीटर में कितना? पैरामीटर हमारा इंटरेस्ट रेट है ना, तो इसमें 0.5% का चेंज आ रहा है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी। तो कितना हो जाएगा? ऊपर 1 लाख हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 1%। तो नहीं बोल सकते हैं कि 1 लाख हमारा 1 लाख रुपया सेंसिटिव है पर 1% चेंज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए, तो ये सेंसिटिविटी बेस्ड क्वेश्चन इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, मतलब समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है हमारा बीपीवी। बीपीवी होता है हमारा बेसिक पॉइंट वैल्यू। तो दोस्तों इसका मतलब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो 1% होता है वो होता है 100 बेसिस पॉइंट। 1% जो होता है वो होता है 100 बेसिस पॉइंट। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1 बेसिस पॉइंट क्या हो जाएगा? 1/100%, यानी 0.01%। तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताइए मुझे। 1% जो होता है वो 100 बेसिस पॉइंट होता है, तो 1 बेसिस पॉइंट जो होगा वो 1/100% नहीं होगा, यानी 0.01% नहीं होगा। तो ये जो बीपीवी है वो हमें क्या बता रहा है? तो बीपीवी हमें बताता है कि बॉन्ड के प्राइस में कितना पैसा चेंज होगा अगर यील्ड 0.01% से बढ़ा या घटा। देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं, 1% जो होता है वो होता है 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0.01%। ठीक है, तो बीपीवी हमें बताता है कि बॉन्ड के प्राइस में कितना पैसा चेंज होगा अगर यील्ड एक 0.01% से बढ़े या घटे। ठीक है, तो बेसिस पॉइंट का मतलब यही होता है कि बॉन्ड के प्राइस में क्या चेंज आएगा। अब आपको पता ही है कि यदि यील्ड यानी इंटरेस्ट रेट, यदि यील्ड चेंज होगा तो बॉन्ड का प्राइस ऑटोमेटिकली अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे यील्ड कितना परसेंट चेंज हो रहा है? यहाँ पे यील्ड 0.01% चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर यील्ड 0.01% से बढ़े या घटे तो बॉन्ड के प्राइस में कितना पैसा चेंज होगा। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, अगर मान लीजिए कि बॉन्ड का प्राइस जो है वो 0.02 रुपीज बढ़ता है,
जब यील्ड मान लीजिए 0.01% गिरता है, यील्ड में इतना चेंज आया और बॉन्ड का प्राइस इतना बढ़ा, तो बीबीबी कितना हो जाएगा बताएंगे? बीबीबी कितना हो जाएगा? बीबीबी हो जाएगा 2,000 रुपया 1 करोड़। इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, इस क्वेश्चन पे आप आ जाइए तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक बॉन्ड का बीबीबी दे रखा है 1,500 रुपीज पर 1 करोड़ फेस वैल्यू, ठीक है। अगर यील्ड 5 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.05% गिरता है, तो सवाल यह है कि और इन्वेस्टर के पास 2 करोड़ का बॉन्ड है, ये भी लिखा है इसने, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? क्योंकि देखिए यील्ड घट रहा है ना, तो प्राइस बॉन्ड का बढ़ने वाला है, ठीक है। ये तो लॉजिक आपको पता ही है। तो देखिए आपको प्रॉफिट पूछा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए कि प्रॉफिट इज इक्वल टू बीपीवी मल्टीप्लाइड बाय बेसिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ करोड़, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बीबीबी कितना दे रखा है हमें? बीबीबी दे रखा है 1,500 रुपया पर 1 करोड़। अच्छा, बेसिस पॉइंट कितना दे रखा है? 5 बेसिस पॉइंट है। और कितना करोड़ है? इसका होल्डिंग 2 करोड़, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1,500, 15,000 सॉरी 15,000 रुपीज जो है इसका प्रॉफिट है, समझे। तो इस प्रकार से हम लोग बीबीबी क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, राइट, कि यदि बॉन्ड प्राइस 0.02 से बढ़ता है, जब यील्ड 0.01% से घट रहा है, तो बीबीबी का मतलब हुआ 2,000 रुपया पर करोड़ फेस वैल्यू, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू बीपीवी इंटू चेंज इन बेसिस पॉइंट इंटू फेस वैल्यू इन करोड़। ये फॉर्मूला मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है ताकि आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करें और आंसर निकालें, क्योंकि जनरली आपको प्रॉफिट ही निकालने बोला जाएगा या लॉस निकालने बोला जाएगा। जो भी हो फॉर्मूला वही रहेगा, बीबीवी को चेंज इन बेसिस पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फेस वैल्यू से गुना कर दीजिए, समझे। चलिए, जैसे कि आपने यहाँ पे किया, इस क्वेश्चन में हमने वही किया है, बेसिस पॉइंट से गुना किया है और फेस वैल्यू से और नंबर ऑफ करोड़ यानी फेस वैल्यू से गुना किया है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सेंसिटिविटी की यदि हम बात करें तो आपको क्या करना है? डेल्टा एम बी अपॉन डेल्टा एम पी, यानी चेंज इन वैल्यू अपॉन चेंज इन पैरामीटर। फिर स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी को हमेशा 1% चेंज के बेसिस पे लेते हैं। फिर मैंने आपको बीबीबी समझाया, बीबीबी मतलब कि कितना पैसा मूव होगा जब 1 बेसिस पॉइंट यील्ड चेंज होता है। तो बीबीबी निकालने, आपको प्रॉफिट निकालने के लिए बीबीबी को मल्टीप्लाई करना है बेसिस पॉइंट से और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ करोड़ से, तो आपको क्या दे देगा? प्रॉफिट दे देगा, समझे। तो आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा मैक्लॉड ड्यूरेशन पे आते हैं। मैक्लॉड ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं। तो हम लोग मार्केट रिस्क के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक तो सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है, राइट, और एक होता है हमारा मैक्लॉड ड्यूरेशन। तो मैक्लॉड ड्यूरेशन क्या होता है दोस्तों कि समेशन ऑफ ईयर इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ये इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो नोमेटर में क्या लिखते हैं हम लोग? नोमेटर में हम लोग समेशन ऑफ ईयर इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैश फ्लो, जो भी आपका कैश फ्लो है उसका पीवी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो ये आपको क्या दे देता है? मैक्लॉड ड्यूरेशन दे देता है, एमसीडी। तो जैसे मान लीजिए कि कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो का है 278.34, बॉन्ड का प्राइस है 100 रुपया, मैक्लॉड ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? ठीक है। तो जैसे मैंने कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बोल दिया, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू आपको मिल गया। तो 278.34 को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए और जो आपका बॉन्ड का प्राइस है 100 रुपीज को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, समझे। तो ये आपको क्या दे देगा? 2.78 नहीं आ जाएगा, 2.7834, यही आपका मैक्लॉड ड्यूरेशन है। अब एक मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन को निकालने के लिए मैक्लॉड ड्यूरेशन को 1/r से डिवाइड करना होता है। तो नोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे? मैक्लॉड ड्यूरेशन। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 1+r। जैसे मान लीजिए r क्या है यहाँ पे? यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM बोलते हैं इसको। r क्या है हमारा? YTM है। जैसे मान लीजिए कि मैक्लॉड ड्यूरेशन हमने ऊपर निकाला 2.7834, r का वैल्यू 8% है, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? 2.7834 अपॉन 1 + 0.08 यानी 2.7834 अपॉन 1.08 यानी 2.57 हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन हो जाएगा। चलिए अब देखिए, मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको पता है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे? तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन के माध्यम से हम लोग परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं वो थोड़ा देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा तरीका है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू परसेंटेज चेंज इन यील्ड। इसको हटा दीजिए। अब यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि दोस्तों ये जो यील्ड है ना और ये जो प्राइस है वो इनवर्सली रिलेटेड है।
तो ये माइनस इसी को दिखा रहा है कि ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड, जब यील्ड का बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, इसी को दिखाने के लिए माइनस लाया गया है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2.57 है, यील्ड 1% से घट गया, तो आपसे पूछेगा प्राइस कितना से बढ़ेगा, तो फॉर्मूला क्या कहता है 2.57 मल्टीप्लाइड बाय 1 और माइनस डाल दीजिए, तो प्राइस आपका 2.57 से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस तो पहले से है ना, क्योंकि घट रहा है और एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझे बात को? इसीलिए दोस्तों जब भी यील्ड घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और उसको कितना टाइम्स बढ़ेगा तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन टाइम्स बढ़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, एक बॉन्ड का कैश फ्लो दे रखा है, एनुअल कूपन रेट है 6%, यील्ड है 5%, फेस वैल्यू है 100 रुपीज, मैच्योरिटी है 3 ईयर, पीवी कैसे निकालेंगे, और फिर पूछेगा मैक्लॉड ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए पीवी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबका कैश फ्लो लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए बेसिकली फेस वैल्यू है 100 रुपीज और कूपन रेट कितना मिलेगा, तो फेस वैल्यू मतलब कि शुरुआत जो आपने इन्वेस्ट किया, राइट, एफबी जो आपने इन्वेस्ट किया, तो वो आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, पहले साल में आपको 100 का कितना मिलेगा 6% यानी 6 रुपया मिलेगा, अगले साल में आपको 6 रुपया मिलेगा। ठीक है, इसको ऐसे कर दें, एक मिनट जस्ट वेट। ठीक है, पीवी निकालने का एक तो फॉर्मूला होता है, और नहीं तो आप ना बेसिक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है, पहला साल 6 रुपया मिला, अगला साल 6 रुपया मिला, 3 साल तक मिलने वाला है ना, और तीसरे साल क्या मिलेगा आपको 106 रुपया मिलेगा। थर्ड ईयर यू विल गेट 106, क्योंकि फेस वैल्यू और प्लस कूपन यही मिलेगा ना। तो आप क्या करेंगे कि ये प्रेजेंट डे है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, सबको जोड़ दीजिए, तो आपको कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। आप पूछेगा मैक्लॉड ड्यूरेशन क्या होगा। ठीक है, तो मैक्लॉड ड्यूरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो है 5 पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड अपॉन समेशन ऑफ, राइट, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू यही होता है। तो देखिए आप जब पहला जैसे 6 का निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, तो सुपर 6 लिख दीजिए अपॉन 1 प्लस आर, यील्ड कितना है 0.05। इस पार्टिकुलर 6 का, ये जो 6 है इसका भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसका प्रेजेंट वैल्यू, तरीका वही रहेगा 6 डिवाइडेड बाई 1.05 का स्क्वायर, राइट। तो ये आपको दे देगा दूसरा जो हमारा सेकंड कैश फ्लो है इसका प्रेजेंट वैल्यू। तो 6 डिवाइडेड बाई 1.05 का स्क्वायर यदि करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 5.44। आप करके देखिए, यू विल गेट 5.44। और जो थर्ड कैश फ्लो है वो कितना है 106 है, तो 106 का 1.05 टू द पावर 3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 95.18। ठीक है, तो अब क्या करना है, नंबरेटर में क्या है समेशन ऑफ पीवी इंटू टी, तो इस 5.71 को 1 से गुना कर दीजिए, 5.44 को 2 से गुना कर दीजिए और 95 3 से गुना कर दीजिए, तो नंबरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या है तीनों का सम, तो ये आपको 2.83 ईयर दे देगा मैक्लॉड ड्यूरेशन। समझे? अब जैसे क्वेश्चन है, बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 4.2, यील्ड जो है 0.5% चेंज हो रहा है, तो बॉन्ड प्राइस में क्या चेंज होगा। ठीक है, तो हमको पता ही है कि डेल्टा बीपी चेंज इन बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू, सबसे पहले मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालेंगे। अभी जो हमने निकाला क्या है वो मैक्लॉड ड्यूरेशन निकाला है। ठीक है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू डेल्टा क्या है यील्ड, डेल्टा वाई। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, तो मैक्लॉड ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस यील्ड। मैक्लॉड ड्यूरेशन कितना निकला है 2.83, सो 2.83 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड। यील्ड कितना है, यील्ड यहाँ पे ये वाला यूज कीजिए, यहाँ पे 1 प्लस आर, ठीक है 5%। ठीक है, 1 प्लस आर 1 प्लस 0.05 यानी कि 2.83 अपॉन 1.05। पहले मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालिए और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग वीआर की बात कर लेते हैं, वैल्यू एट रिस्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीआर का मतलब क्या होता है कि सोच लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि 100 करोड़ का, आपके पास मान लीजिए 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है और आप यह जानना चाहते हैं कि वर्स्ट केस में एक दिन में कितना नुकसान हो सकता है नॉर्मल मार्केट कंडीशन के अंदर, वर्स्ट केस में, अंडर द वर्स्ट केस एक दिन में कितना नुकसान हो सकता है। बस यही काम करता है वीआर। वीआर बताता है कितना लॉस हो सकता है गिवन कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि 1 डे वीआर जो है, 1 डे वैल्यू एट रिस्क जो है 10 करोड़ का, ठीक है 10 करोड़ का 99% कॉन्फिडेंस पे, इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन में 10 करोड़ तक का लॉस हो सकता है और सिर्फ 1% चांस है कि इससे ज्यादा लॉस हो। समझे? तो यदि मान लीजिए ऐसा लिखा हो 1 डे वीआर 10 करोड़ है, इसका मतलब यह हुआ कि 10 करोड़ एक दिन में 10 करोड़ तक का लॉस हो सकता है।
और सिर्फ 1% चांस है इससे ज्यादा का लॉस हो। समझे? 1 डे वीआर मतलब एक दिन में 10 करोड़ तक का लॉस हो सकता है। 1% चांस है कि इससे ज्यादा का लॉस हो, मतलब 100 में से एक दिन होगा जब लॉस 10 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। तीसरा बोल सकते हैं। अब देखिए पैरामेट्रिक जो वीआर का फॉर्मूला होता है वो होता है पोर्टफोलियो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जेड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय टी। ये पोर्टफोलियो वैल्यू क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे जेड अल्फा क्या है? जेड स्कोर है। जेड स्कोर के बारे में आप जानते हैं, राइट? तो आपको पता होगा कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए जेड का वैल्यू 1.65 होता है और 99% के लिए होता है 2.33। ये दो वैल्यू याद रखिएगा। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए 1.65, 99% के लिए 2.33। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा क्या होता है दोस्तों? सिग्मा होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? और यानी कि डेली डेली रिटर्न की वोलेटिलिटी। और टी क्या होता है? हमारा टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी गया होगा, मैं आपको शो कर देता हूँ। जेड का वैल्यू बताया जेड स्कोर, सिग्मा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और टी हमारा टाइम हॉरिजन। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि लिखा है 1 डे वीएआर ऑफ 10 करोड़ और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसका मतलब यह हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि 100 करोड़ का पोर्टफोलियो दोस्तों कि 1% चांस है कि जो आपका लॉस होगा ना वो 10 करोड़ से ज्यादा होगा। मतलब 100 में से एक ही दिन होगा जब लॉस जो है 10 करोड़ से ज्यादा होगा। मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 10 करोड़ का हो सकता है। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, एक बैंक जो है रिपोर्ट कर रहा है 1 डे वीएआर ऑफ 5 करोड़ एट 95% कॉन्फिडेंस। इसका क्या मतलब है? तो बैंक का 1 डे वीएआर 5 करोड़ का है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए कर रहा है कि बैंक कैन लूज अप टू 5 करोड़ इन 1 डे, बैंक विल डेफिनेटली लूज 5 करोड़ एवरी 20 डे, बैंक मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इज 5 करोड़ इन एनी 1 डे पीरियड। डी कर रहा है कि बैंक इज 95% कॉन्फिडेंस ऑफ अर्निंग 5 करोड़ डेली। तो देखिए अभी मैंने बताया है कि 95% कॉन्फिडेंस पे यदि एक डे वीआर 5 करोड़ का है, इसका मतलब यह हुआ कि 5% चांस है कि बैंक जो है 5 करोड़ से ज्यादा लूज कर सकता है। तो बैंक कैन लूज अप टू 5 करोड़ इन अ 1 डे 5% ऑफ द टाइम। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए करेक्ट है। मतलब वीआर के साथ कॉन्फिडेंस लेवल इंपॉर्टेंट होता है। जब भी वीआर बोलिएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बोलिए। तो 95% का मतलब है कि 100 में से 5 बार ऐसा होगा, यानी 20 में से एक दिन ऐसा होगा कि लॉस 5 करोड़ से ज्यादा होगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 करोड़ का पोर्टफोलियो का आपका पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी दे रखा है 1.5, क्योंकि सिग्मा वोलेटिलिटी होता है, बताया था मैंने आपको। कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है कि 99% पे 2.33 है। ठीक है, आपको 1 डे वीएआर बताना है। तो बस क्या कर दीजिए, पहले पोर्टफोलियो का वैल्यू लिख दीजिए 100 करोड़ का है, फिर जेड वैल्यू लिख दीजिए 2.33 है, और फिर सिग्मा लिख दीजिए। सिग्मा कितना है? 1.5%, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 2.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.015, तो ये हो जाएगा 3.495 करोड़। समझे? 3.495 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझे? तो ये वीआर निकालने का तरीका होता है। अब आइए दोस्तों अगले कंसेप्ट की बात। तो वीआर हमें एस्टिमेट करता है कि मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस कितना हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा वीआर कभी एक्सट्रीम एक्स को प्रिडिक्ट नहीं करता, केवल मार्केट क्रैश को प्रिडिक्ट करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, मैंने आपको पैरामेट्रिक वीआर के बारे में समझा दिया, राइट? हाँ, प्राइस वोलेटिलिटी आई थिंक हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन फिर से देख लीजिए, यील्ड वोलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय बीबीवी मल्टीप्लाइड बाय यील्ड डिवाइडेड बाय प्राइस। जैसे देखिए यील्ड वोलेटिलिटी दिया हुआ है, बीपीवी दिया हुआ है, यील्ड दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे प्राइस वोलेटिलिटी? तो यील्ड सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यील्ड प्राइस वोलेटिलिटी मिल जाएगा, राइट? अब एक एग्जांपल आता है आपका रेटिंग माइग्रेशन का। रेटिंग माइग्रेशन पे देखिए कैसा सवाल आता है। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड है। तो दोस्तों सोचिए, किसी बोरोवर को पहले बी प्लस रेटिंग दी गई थी, लेकिन एक साल बाद उसका परफॉर्मेंस थोड़ा वीक हो गया, अब उसको डाउनग्रेड करके बी प्लस से बी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यही प्रोसेस कहलाता है रेटिंग माइग्रेशन। तो रेटिंग माइग्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है कि बोरोवर की क्रेडिट रेटिंग टाइम के साथ कैसे बदलती है, ऊपर हो सकती है नीचे हो सकती है, राइट? तो वही चीज कह रहा है। अब उसमें एक आता है दोस्तों, जैसे आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछेगा डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जब भी निकालना हो ना, तो नंबर ऑफ डिफॉल्टेड अकाउंट डिवाइडेड बाय, यहाँ एक्चुअली डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड छूट गया है, टोटल नंबर ऑफ अकाउंट इन रेटिंग कैटेगरी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी का। जैसे बैंक ने देखा कि एक साल का माइग्रेशन 200, मतलब जैसे पहले जो थे ना 200 ट्रिपल बी रेटेड बोरोवर थे, तो एक साल में देखिए उनमें से 10 जो है ए में अपग्रेड हो गया, 170 जो है उतना ही रहा, और 15 जो है डाउनग्रेड हो गया बीबी में,
डिफॉल्ट हो गया 5। तो क्या 1 साल का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है बीबीबी रेटेड बोरोवर के लिए? तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जब भी निकालते हैं तो कितना डिफॉल्टेड अकाउंट है अपॉन टोटल अकाउंट इन दिस कैटेगरी, तो डिनोमिनेटर में तो आपका 200 होगा, ठीक है। और बीबीबी रेटेड बोरोवर का कितना 175 है, ठीक है, 5 है, 5 ही लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं ना, यहाँ देखिए ना लिखा है 5 ही लोग तो डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो 5 को आप नोमिनेटर में डाल दीजिए और 200 को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, राइट। और इसका परसेंटेज निकाला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग आपको मिलेगा 2.5%। चलिए तो ये याद रहेगा आपको। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो होता है रेटिंग मैपिंग। यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है रेटिंग मैपिंग क्या होता है, थोड़ा समझिए। देखिए क्या होता है, हर बैंक अपना इंटरनल रेटिंग मॉडल बनाता है, सभी का अपना इंटरनल रेटिंग मॉडल होते हैं सभी बैंक का, राइट। लेकिन अगर बैंक का मान लीजिए A- रेटिंग का डिफॉल्ट करने का रेट 3% है और मार्केट या इंडस्ट्री में सेम रेटिंग का डिफॉल्ट सिर्फ 0.5% है, तो प्रॉब्लम है कि रेगुलेटर कहेंगे कि आपके A- रेटिंग रेटेड लोग तो एक्चुअली BBB+ जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेटिंग मैपिंग, यानी बैंक के रेटिंग स्केल को इंडस्ट्री के साथ मैच कर। देखिए मैंने आपको समझाया ना, जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर कंपनी है, उसका A- रेटिंग जो आपका है A- रेटिंग का डिफॉल्ट करने का चांस है 3%, और मार्केट या इंडस्ट्री में सेम रेटिंग का डिफॉल्ट करने का चांस है 0.5%। तो उस केस में क्या होगा पता है, जो रेगुलेटर्स है यानी आरबीआई है वो क्या कहेंगे कि आपके A- रेटेड तो एक्चुअली BBB रेटेड प्लस से जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेटिंग मैपिंग, यानी बैंक के रेटिंग स्केल को इंडस्ट्री के साथ मैच करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि बैंक का इंटरनल मॉडल 3% डिफॉल्ट रेट शो कर रहा है लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 0.5% शो कर रहा है, तो रेगुलेटर क्या रिस्पॉन्स करेगा कि बैंक मॉडल स्ट्रिक्टर है, कोई एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बी ऑप्शन सही है, बैंक ये बोलेगा कि बैंक का जो A- रेटिंग है उसको BBB+ में रिमैप करो ताकि इंडस्ट्री के डिफॉल्ट रेट से मैच कर सके, यही तो मेन पर्पज है, ठीक है। चलिए तो जब इंटरनल डिफॉल्ट रेट इंडस्ट्री के मैच नहीं कर रहा है, सॉरी, जब इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल डिफॉल्ट इंटरनल डिफॉल्ट रेट आपके इंडस्ट्री से मैच नहीं कर रहा है, तो रेगुलेटर बैंक को बोलते हैं कि रेटिंग को एडजस्ट करो। 3% डिफॉल्ट तो BBB लेवल का है, तो इसीलिए बैंक का जो A- रेटिंग है उस लेवल पर रिमैप किया जाए। तो हमने दो चीजें सीखी, रेटिंग माइग्रेशन क्या होता है, रेटिंग मैपिंग क्या होता है, राइट। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है अल्टीमेट जेड स्कोर की, आई थिंक ये रिपीट हो गया, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। ओके, अल्टीमेट जेड स्कोर की बात आती है, थोड़ा इसको समझ लीजिए, ये क्या है, अल्टीमेट जेड स्कोर क्या है। तो इसका जो जेड का फॉर्मूला होता है वो होता है 1.2 टाइम्स x1, 1.4 टाइम्स x2, 3.3 टाइम्स x3, 0.6 टाइम्स x4, 1 टाइम्स x5। x1 x2 x3 x4 x5 क्या है, x1 है नेट वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट, ठीक है। टोटल एसेट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, सब केस में डिनोमिनेटर में देखिए टोटल एसेट है। नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, नेट वर्किंग कैपिटल समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बताइए क्या होता है नेट वर्किंग कैपिटल। मतलब नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब यही होता है कि बैंक अपने लॉन्ग टर्म अर्निंग से कितना फंड कर रही है, राइट, शॉर्ट टर्म एसेट में। तो यही चीज होता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। रिटेन्ड अर्निंग यानी जो बैंक का अर्निंग रिटेन रह गया वो x2 होता है, उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले कितना का अर्निंग है वो x3 हो जाएगा। आपके इक्विटी का मार्केट वैल्यू क्या है और लॉन्ग टर्म डेट का बुक वैल्यू क्या है, इन दोनों का रेशियो x4 हो जाएगा और सेल्स ऑफ टोटल एसेट हमारा x5 हो जाएगा। अब देखिए जेड यदि आपने आपने मान लीजिए वैल्यू पुट किया और जेड आपका 1.81 से कम आया, मतलब कि डिफॉल्ट रिस्क काफी हाई है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस जोन। और जेड यदि 2.99 से ज्यादा है तो डिफॉल्ट रिस्क कम है क्योंकि सेफ जोन होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए सिंपल सिंपल सी बात है, नमिटर को जो है देखिए ना, वर्किंग कैपिटल आपका अच्छा खासा है, रिटेन अर्निंग अच्छा खासा है, अर्निंग अच्छा खासा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अच्छा है, सेल्स अच्छा है, तो ऑब्वियसली जेड भी अच्छा होगा। और जेड अच्छा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो डिफॉल्ट करने का चांस है वो कम है, इसीलिए जेड जितना अच्छा हो उतना बढ़िया है। लिखा है ना, 2.99 से ज्यादा होगा तो लो डिफॉल्ट रिस्क है, 1.81 से कम होगा तो हाई डिफॉल्ट रिस्क है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने कि आपको ये फर्म का रेशियो दे रखा है x1 x2 x3 x4, आपको अल्टीमेट स्कोर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 1.2 को 0.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.4 को 0.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 3.3 को 0.12 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
0.6 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और +1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको जोड़ेंगे ना तो आपको 3.50 आएगा। और ये कैसा जोन होता है, ये एक सेफ जोन होता है, राइट। तो ये मैंने आप बताया 3 के ऊपर सेफ जोन होता है। चलिए, तो ये आपको याद रहेगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा ग्रॉस इनकम। ठीक है, देखिए ग्रॉस इनकम जब भी निकालना हो ना, तो हम लोग ऑपरेटिंग रिस्क की बात कर रहे हैं, ऑपरेशनल रिस्क की। तो ग्रॉस इनकम निकालना हो तो पहले नेट प्रॉफिट ले लीजिए, उसमें जो प्रोविजन कंटीजेंसीज है वो ऐड कर दीजिए, शेड्यूल 6 का एक्सपेंडिचर ऐड कर दीजिए, प्रॉफिट ऑन एसटीएम हेल्थ टिल मैच्योरिटी को माइनस कर दीजिए, इरेगुलर और नॉन बैंकिंग इनकम को माइनस कर दीजिए। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लीजिए, शेड्यूल 16 का एक्सपेंडिचर को ले लीजिए माइनस एसटीएम का प्रॉफिट और इरेगुलर। तो दोनों का मतलब एक ही बात हुआ, क्योंकि दोस्तों देखिए नेट प्रॉफिट और प्रोविजन एंड कंटीजेंसी को जोड़ेंगे ना तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो बस यही चीज है। और एक और फॉर्मूला होता है नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम, इसमें एसटीएम इंश्योरेंस इरेगुलर आइटम को हम लोग नहीं लेते हैं। तो 3 फॉर्मूला याद रखिएगा हमारा जो है ग्रॉस इनकम निकालने का। कैसे, देखिए यहाँ पे कोई सवाल है, नेट प्रॉफिट, प्रोविजन, सेक्शन 6 शेड्यूल 16 एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट ऑन एसटीएम सिक्योरिटी, इंश्योरेंस इनकम। तो कैसे निकालेंगे आप ग्रॉस इनकम एज पर फॉर्मूला नंबर 1? कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप 500 करोड़ लिख दीजिए, उसके बाद 200 करोड़ लिख दीजिए, उसके बाद आप शेड्यूल 16 का एक्सपेंस लिख दीजिए, 50 करोड़ माइनस कर दीजिए, 30 करोड़ माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 670 करोड़, 670 करोड़ यू विल गेट। आप करके देखिए ना, 670 करोड़ आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा किसे एक्सक्लूड किया जाता है ग्रॉस इनकम के फॉर्मूला नंबर 3 से? फी फ्रॉम इन रिटेल बैंकिंग, तो देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसटीएम होता है और कमीशन होता है, राइट, खासकर ये जो कमीशन नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसटीएम, इसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और हम लोग इसी प्रकार से मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो मैं लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।